आखिरी दिन आपके बीच समक्ष रूबरू होने का मौका मिला। हमारे बीच में पूर्व में हिमाचल सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सोफत जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री धर्मचंद गुलेरिया जी, पेंशनर एसोसिएशन के जिला के अध्यक्ष श्री जयदेव शर्मा जी, पूर्व काउंसलर सुनील जग्गा जी, पूर्व में अंजी के प्रधान भूपेंद्र ठाकुर जी, तलाशर जी, और जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी का मैं कॉन्फ्रेंस में आने के लिए स्वागत करता हूँ। सभी मीडिया कर्मियों का विशेष तौर पे जो अपना कीमती समय चुनाव में कीमती समय निकाल कर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने हैं। तो आगे के लिए मैं आगे का आदरणीय महेंद्रनाथ सोफत जी से आग्रह करूंगा कि आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी रखें। धन्यवाद। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में सादर अभिनंदन है। चुनाव का दौर है, जैसा कि आपको सबको सर्वविदित है ये कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चुनाव में मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव अपने द्वारा जारी की हुई 10 गारंटियों के आधार पर लड़ रही है। मेरा सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप है कि उनकी ये जो उन्होंने मतदाताओं को गारंटी दी हैं, ये भ्रमित हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनके पिछले इतिहास के साथ जोड़कर उनकी इन गारंटियों को देखा जाए तो वो मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं, मतदाताओं से झूठ बोल रहे हैं और मतदाताओं को ठग रहे हैं। मैं उन 10 गारंटियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2 गारंटियों की प्रमुखता से बात करना चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि इसकी विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से हमारे पक्ष की मतदाताओं को जानी चाहिए। पहली गारंटी है ओपीएस, दूसरी गारंटी है 1500 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह बात बिल्कुल ठीक है, ओपीएस इस चुनाव में मुद्दा है। कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो है बहाल हो, लेकिन इसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही। यह हमारा और राजनीतिक पार्टियों का नैतिक धर्म है कि उनको इसका दूसरा पक्ष बताया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ओपीएस जो है एनडीए सरकार के टाइम में इसका रेजुलेशन हुआ, मैं इसको कोई इनकार नहीं करता, केंद्र सरकार में। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ये 2003 में रेजुलेशन हुआ और 2004 में जब यूपीए की सरकार आ गई तब इसको इंप्लीमेंट किया गया। यह आप लोगों के संज्ञान में है और आपके माध्यम से ये सभी लोगों के जानकारी में जाना चाहिए कि इस हिमाचल जो है पहली स्टेट थी जिसने इसको इंप्लीमेंट किया और उस वक्त श्रीमान वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब इसको विधानसभा में रखा तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो माली हालत है उसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित एनपीएस एक्ट को यहां लागू करना अति जरूरी है और यह प्रदेश हित में है। यह किसने कहा? श्रीमान वीरभद्र सिंह जी ने कहा। अब मैं उसकी और विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नारों से नहीं होगी, पारित करके नहीं होगी, उसकी गारंटी देके नहीं होगी। इसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। वो बारीकियां शेयर करने के लिए मैं आपके सन्मुख आया हूं। ये जो नई पेंशन स्कीम है, इसके लिए लोकसभा में एक संशोधन एक्ट बना, एनपीएस एक्ट बना, और जब एनपीएस एक्ट बना उसके बाद एनपीएस के आधार पर 5वां और 6ठा
जो पे कमीशन है उसकी कैलकुलेशन हुई। इतना ही नहीं, एनपीएस का जो पैसा कटता है और उसके बराबरी का पैसा जो है उससे भी अब ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया इस वर्तमान सरकार ने, वो इकट्ठा होकर केंद्रीय पूल में जाता है, फिर वो थ्रू ए प्राइवेट वेंडर खुले बाजार में लगाया जाता है। ये तो इसका सिस्टम है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि 5th और 6th पे कमीशन की जो कैलकुलेशन हुई है वो एनपीएस के आधार पे हुई है। अब सवाल पैदा होता है, क्या आपको एनपीएस से अगर ओपीएस में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई है ताकि वो इसकी बारीकियां जो है उसका अवलोकन करे और इस संशोधन को करने के लिए जो जो जरूरी बातें हैं उसको किया जाए। मैं इसको बड़े छोटे उसमें समझाता हूं आपको कि इसके लिए केंद्र सरकार को एनपीएस का जो एक्ट है उसको रिपील करना पड़ेगा। किस प्रकार से रिपील करना पड़ेगा? अगर उदाहरण के तौर पे मुझे आपके सामने रखना हो, जैसे एग्रीकल्चर के 3 एक्ट बने थे, कानून बन गए, अल्टीमेटली उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ा? रिपील करना पड़ा। जिस पार्लियामेंट ने उसको पास किया था उसी पार्लियामेंट में जाके उसको संशोधन करना पड़ा, उसको रिपील करना पड़ा, उसकी वापसी हुई, तब वो रद्द हो गया। अब सारांश में इसकी बात यह है कि अगर एनपीएस को रद्द करके ओपीएस में जाना है, इसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग और केंद्र सरकार का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। मैं अपने एनपीएस के भाइयों को यह बताना चाहता हूं, उनको यह मैं कहना चाहता हूं कि अगर एनपीएस के मामले का एनपीएस के मामले का अगर कोई समाधान निकाल सकता है तो वो पार्टी निकाल सकती है जिसकी केंद्र में सरकार हो। हमारा ये दावा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी और हमारे उसमें ये लिखा गया है कि हमने एक कमेटी बनाई है, इसकी ये जो बारीकियां हैं इसको चाक आउट करके इसका कोई ना कोई समाधान सरकार निकालेगी। अब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी भाइयों को भ्रमित कर रही है। कर्मचारी कौन है? कर्मचारी हमारी परिवारों के सदस्य हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। मैं उनको भी यह संदेश देना चाहता हूं कि वो किसी के बहकावे में आके भ्रमित ना हो। अगर ओपीएस का मुद्दे का कोई समाधान कर सकता है वो ऐसी पार्टी कर सकती है जिसकी केंद्र में भी सरकार हो, प्रदेश में भी सरकार हो। अगर इसका समाधान कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दूसरी गारंटी उनकी, जिसका मैंने आपके पास जिक्र करना है, वो है उन्होंने कहा है कि भाई हम 1500 रुपये प्रति माह हर एक उस महिला मेरी बहन को देंगे जो 18 साल से ऊपर है। हम आपके साथ मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 70 लाख है। लगभग एक अंदाज के मुताबिक 50% महिलाओं की जनसंख्या है इसमें। इस प्रकार से ये 35 लाख हो गई। मैं 18 साल की अपनी छोटी बहनों को इसमें से निकाल देता हूं। कुल मिला के मोटा हिसाब किताब इसका हम 20 लाख रखते हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि अगर उनकी सरकार बने, जो उनका दिव्य सपन है, जो उनका मगेरी लाल का सपना है, तो उनका यह कहना है कि हम 20 लाख महिलाओं को 1500 रुपये महीने की पेंशन प्रति महिला देंगे। यह उनका दावा है। अब चलो हिसाब लगाते हैं। आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास तो कंप्यूटर है, आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात करता हूं। अगर 1500 रुपये महीना 1 लाख आदमी को देने हैं, 100 आदमियों को देने हैं 1500 महीना, तो कितने पैसे बने? 1.5 लाख रुपए। अगर 1000 को देने हैं तो बने 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए। और अगर 1 लाख को देने हैं तो मैंने आपको बता दिया कि 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। 1 लाख को देने हैं, इन्होंने देने हैं 20 लाख को, तो ये बने 30 करोड़ रुपए प्रति महीना। 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए प्रति महीना।
है 300 करोड़ नहीं, 300 करोड़ रुपए प्रति महीना, 300 करोड़ रुपए प्रति महीना बने इस हिसाब से, और इसको आप 12 से जरब कर दीजिए तो ये बने 3600 करोड़ रुपए। समझ गए? हिसाब ठीक बताया मैंने आपको। अब सर 3600 करोड़ रुपए ना तो हिमाचल प्रदेश की आमदनी है, जितना हिमाचल प्रदेश का बजट है उससे मिलता जुलता ये वादा कर रहे हैं कि हम 3600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को देंगे। आप बताइए, कांग्रेस के लोग ये बताएं कि ये 3600 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? यही प्रश्न इनके वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्रीमान आनंद शर्मा से आपके किसी सहयोगी पत्रकार ने पूछा। उन्होंने कहा कि आप महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हो, आपके पास ये 3000 करोड़ रुपए 3500 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? तो आनंद शर्मा जो कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, वाणिज्य मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने साफ गोई के साथ ये कह दिया कि मुझे नहीं पता कहां से आएंगे, ये तो धनीराम से पूछो जिसने घोषणा पत्र का अध्यक्षता की है। तो जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता का ये जवाब है, वो पार्टी कहां से अपना जो वायदा है वो पूरा करेगा, ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस की ये आदत है, कांग्रेस की आदत है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में वरिष्ठ जो यहाँ के पार्षद हैं, भूषण गुप्ता जी, वो भी पधारे हैं गवाही के तौर पर। इस कांग्रेस ने पिछले कारपोरेशन के चुनाव में यह वादा किया था कि हम सोलन की जनता को 100 रुपए प्रति माह में पानी देंगे, यहाँ का कचरा जो है वो हम मुफ्त में उठाएंगे। मेरे से ज़्यादा आप स्थिति से अवगत हैं। आज लोगों को 5000 से लेकर 10,000 तक पानी के बिल दिए जा रहे हैं। झूठ बोलना इनकी आदत है, भ्रमित करना इनकी आदत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने एनपीएस भाइयों को, अपनी बहनों को ये आगाह करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के भ्रमित प्रचार में ना आए। ये जो इनकी गारंटियां हैं, ये कागजी गारंटियां हैं, ये झूठी हैं, ये भ्रमक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अंतिम बात, मैंने बहुत ज़्यादा विस्तृत बात करने का कोई लाभ नहीं, आज अंतिम चुनाव का दिन है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सोलन के मतदाताओं से। देखिए, बात ऐसी है, हमारे यहाँ सेवानिवृत्ति जिंदगी का एक हिस्सा है। जो प्रदेश का कर्मचारी है वो 58 साल पे रिटायर हो जाता है, जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है वो 60 साल पे रिटायर हो जाता है, जो न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति 62 साल से लेकर 65 साल में हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञों की भी सेवानिवृत्ति होनी चाहिए, कोई ना कोई उम्र उसके लिए तय होनी चाहिए। आज तक जितने भी चुनावी सुधार हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की अग्रणी भूमिका रही है। आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए, दल बदल का कानून आया, उसमें पहले दल बदल कानून एक तिहाई विभाजन से दल बदल हो जाता था। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार आई, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसको बढ़ाकर 2 तिहाई कर दिया गया। इसी प्रकार पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो कितना बड़ा मंत्रिमंडल बना दे। हमारी पीढ़ी के लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में एक बार 100 लोगों का जम्बू मंत्रिमंडल बना दिया गया था। 100 लोगों का जम्बू मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री भी सबको नहीं पहचानता था कि मेरे मंत्रिमंडल का मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया, वो संशोधन लेके आए और ये तय हो गया कि विधानसभा और संसद का जो संख्या है उसके 10% से ज्यादा आप मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं बना सकते। और कुछ छोटी स्टेटें जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसकी मिनिमम जो संख्या है वो 12 तय कर दी गई, मैक्सिमम और मिनिमम 12 संख्या तय कर दी गई। ये सुधार भारतीय जनता पार्टी ने किए। भारतीय जनता पार्टी ये भी सुधार करने का इरादा रखती है
कि अधिकतम आयु और न्यूनतम शिक्षा भी चुने हुए प्रतिनिधि की तय होनी चाहिए। और मैं मांग भी करता हूं, ये पार्टी के ध्यान में भी लाता हूं कि ये भी एक संशोधन, कानूनी संशोधन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर स्वयं एक नियम लागू कर दिया है, अपना सेल्फ डिसिप्लिन करते हुए, अनुशासन लागू करते हुए अपने आप में यह तय कर दिया है कि 75 साल की आयु के ऊपर के जो लोग होंगे उनको हम चुनाव लड़ने के लिए निरुत्साहित करेंगे। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको निरुत्साहित करेंगे। और आज ये बात तय है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी किसी को भी 75 साल से जो ऊपर है उसको टिकट नहीं देती है। ऐसा नियम कांग्रेस भी बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस के यहां ऐसा नियम नहीं है। अभी तक कानून में यह संशोधन नहीं हुआ। अब इसका क्या है, इसके 3 तरीके थे ऐसे लोग जो उम्रदराज हैं उनको रिटायर करने के। एक तरीका यह था कि कानून में संशोधन होता और यह तय हो जाता कि भाई इस उम्र, ऊपरी जो उम्र है वो ये तय है, उम्रदराज आदमी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा तरीका यह था कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अपने ऊपर स्वयं ही नियम लागू कर देती कि हम 75 साल से ऊपर या 70 साल से ऊपर हम किसी को टिकट नहीं देंगे। वो भी नहीं हो पाया कांग्रेस के यहां पे। फिर अब तीसरा एक तरीका रह गया, वो तरीका, वो शक्ति इस निर्वाचन क्षेत्र या इस प्रदेश के लोगों के पास या देश के जहां भी उम्रदराज लोग हैं उनके हाथ में है कि वो 12 तारीख को बटन दबाएं ऐसे प्रत्याशियों के विरोध में और इनको रिटायर कर दें, इनको रिटायर कर दें। क्योंकि हर एक की, हर चीज की उम्र है और हर तरह की सर्विस, सेवा देने की और प्रतिनिधित्व करने की भी उम्र तय होनी चाहिए। आज मेरे मन में बहुत सम्मान है कर्नल साहब के प्रति। कर्नल साहब आज 83 वर्ष के हैं। अगर मान लीजिए जो लगता नहीं है वो जीत के चले जाते हैं तो वो अपनी उम्र के 88 साल तक हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। उम्र की और काम करने की एक सीमा है, प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति भी कहती है हर स्टेज पे जाकर अपना रोल आपको बदलना चाहिए। अब उनको एक मार्गदर्शन के रूप में यहाँ के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ और ये मैं मांग करता हूँ कि आप, ये समय की मांग है, समय का वक्त है कि चुनाव सुधार करते हुए इस बात के सुधार करने की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग चुनाव के उसमें आते हैं उनकी एक न्यूनतम शिक्षा तय होनी चाहिए और एक अधिकतम उम्र तय होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलन से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा शिक्षित, सुशिक्षित नौजवान जो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में और नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और पिछले 4.5 साल से थोड़े से मतों के पराजित होने के बावजूद भी इस निर्वाचन क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो एक विधायक की भूमिका में थे। वह सारे काम जो संविधान के उल्लंघना न करते हुए यहाँ का प्रतिनिधित्व किया जा सकता था वो उन्होंने किए। वो लगातार सक्रिय रहे। इसलिए सोलन निर्वाचन क्षेत्र की मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का, सबका, भारतीय जनता पार्टी का मिला के हमारा विनम्रता से आग्रह है कि 12 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर डॉक्टर राजेश कश्यप को निर्वाचित करें और यहाँ से प्रतिनिधि बनाएं। धन्यवाद। अब आप जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। आपने ओपीएस के बारे में बात की जी, और आज आपने एक दिन रह गया चुनाव में, तब आप ब्रीफिंग कर रहे हैं ओपीएस की। इससे पहले बीजेपी ने किसी भी डिबेट में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में ओपीएस के बारे में ना बात की, ना ब्रीफिंग की। ऐसा क्यों? आप लोगों को पहले जागरूक नहीं कर सकते थे? इतनी ब्रीफिंग जो आपने आज दी, अगर आप ये पहले करते तो शायद आज कुछ और होता। इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बेटर लेट देन नेवर। नहीं, अब तो एक दिन रह गया, अब तो लेट हो ही गया। अगर आप चाहें तो एक दिन तक ये घर घर तक पहुंचा सकते हैं। आज सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा नेटवर्किंग है, आपकी सोशल मीडिया पर और मीडिया की इतनी पहुंच है। बात धर्मशाला में होती है और स्किंटों में मेरे पास पता होती है कि सबकी जेब में पड़ा है। आप हमारा सहयोग करें मेरा ये तर्क पहुंचाने के लिए। लगता है कि एक दिन में लोग अपना मन बदल देंगे? बदलना तो ये लोगों के हाथ में है, मैं इसका कुछ नहीं कह सकता। लोगों को मुझे अपना तर्क पहुंचाना है, इसके लिए मैं आपके सामने आया। सर, पूरे जैसे कि बात की जाए कि आपने
कांग्रेस को ओपीएस देने की बात कर रही है, वहीं अब भाजपा भी इसको ले रही है, पर ओपीएस मिलेगा कैसे और देंगे कैसे? वो मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए रिपील करना पड़ेगा, एनपीएस का एक्ट रिपील करना पड़ेगा। रिपील करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये सारा मुद्दा रखेगी स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कमिटेड है, और हमारे जो दृष्टि पत्र है उसमें भी लिखा गया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, सारा मामला उठाएंगे। रिपील करने के अलावा इसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि आज राजस्थान गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दावा तो करती है कि हमने ओपीएस दे दी, लेकिन प्रैक्टिकल ओपीएस नहीं दे सकते। राजस्थान गवर्नमेंट के 30,000 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के 28,000 करोड़ रुपए आज खुले बाजार में लगे हैं। वो केंद्र से वो पैसे मांगते हैं, जब वो पैसा आएगा वो पैसा जीपीएफ में जमा होगा। आपको पता है एनपीएस में पीपीएफ है, और जो ओल्ड पेंशन है उसमें जीपीएफ है। इसलिए ये तकनीकी इसमें अड़चने हैं जिनको दूर करना होगा, और उसके लिए वही सरकार कर सकती है जिसका भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार केंद्र में भी होगी और जिसकी सरकार प्रदेश में भी होगी। पर आप ये मानेंगे कि जितनी भी अभी तक की जो भी कंपेनिंग हुई है, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव को लेकर। मैंने कहा है, वाले कहते ही हैं ओपीएस पे वोट डालेंगे, ओपीएस पे वोट डालेंगे, लेकिन वो ना ओपीएस शब्द बनकर रह गया, उसको ब्रीफिंग किया ही नहीं गया। टाइमली उसको ब्रीफिंग करते आप लोग तो शायद कुछ और भी तस्वीर होती, लेकिन वो तो उन्होंने कह दिया, कल भी कहा है रानी प्रतिभा सिंह ने कि हम लागू करेंगे, हम कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। इतना ही वर्डिंग बोली है उन्होंने कल भी। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं रानी प्रतिभा सिंह को। वो जानते हैं लोकतंत्र का ये तकाजा है कि उनको पूरे के पूरे सारी बातें अपने मतदाताओं से शेयर करनी चाहिए। उनके पास क्या प्लान है इसके बारे में, वो आए ना। वो तो ये भी कहते थे कि हमें पता है कि हम पानी का बिल 100 रुपए कैसे करेंगे। तो शेयर तो बीजेपी ने भी नहीं किया सर। कि क्या चीज? ओपीएस के बारे में बात ही नहीं की है बीजेपी ने। ओपीएस के बारे में बीजेपी बात कर रही है आपसे, अब कर रही है ना, जब एक दिन रह गया चुनाव का। हाँ, ये ठीक है आपकी बात, लेकिन अब यही कह सकता हूँ, बेटर लेट देन नेवर। और बताइए सर, घोषणा पत्र में भाजपा ने डाला है कि जो 6ठी से 12वीं तक की जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको साइकिल दी जाएगी, और उससे जो हायर एजुकेशन ले रही स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूटी दी जाएगी। तो क्या ऐसा कोई आंकड़ा है हमारे पास पहले कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितना उसके ऊपर बजट खर्च होगा? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, बात ऐसी है, ये बात ठीक है आपकी जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उसमें इसका आंकड़ा क्या नहीं दिया जा सकता। बेटर होता है कि ये तो जो जिन लोगों ने इसको दृष्टि पत्र को तैयार किया है, घोषणा पत्र तैयार किया है, उन्होंने इसकी विस्तृत प्लान बनाया होगा। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे पास बजट है और उतना बजट होना चाहिए, क्योंकि स्कूटी इतनी सस्ती भी नहीं आती, लगभग 1 लाख की आएगी। हाँ, लेकिन इस पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं है जिसका इंतजाम ना किया जा सके। ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ये भी देखा नहीं, इसका इतना बड़ा इसका नहीं है जो जिसके लिए हाथ ही खड़े हो जाएं। वो तो देखो ना, 3,600 रुपए का प्रति वर्ष का वादा कर रहे हैं। मतलब ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है सर क्योंकि हाँ, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सारी गणना की होगी। वैसे जो दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र बनाए जाते हैं, उनकी पहले से बहुत ज़्यादा उसका अवलोकन होना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए। अब जैसे विदेशों में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो पार्टियां अपना घोषणा पत्र जब जारी करती हैं, अपनी पॉलिसी जारी करती हैं, वो उसके साथ एक डम्मी बजट पेश करने की भी उनके यहाँ परंपरा है। डम्मी बजट का मतलब है कि वो बताते हैं कि इस प्रकार से हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, इस प्रकार में बजट में प्रावधान करेंगे, इस प्रकार ये खर्च करेंगे। वो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा जब ये तय होगा कि भाई एक डम्मी जो पार्टियां हैं एक डम्मी बजट लेके आए। लेकिन अभी भी ये सारा जो है प्रोसेस में है, चर्चा में है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है सरकारों से भी और पार्टियों से भी, उन्हें सबको पार्टी बनाया है कि भाई जो तुम ये वादे करते हो ये तुम पूरे कैसे करोगे, ये पैसे तुमको पूरे करने चाहिए, इसका आपको हमें बताओ। इसकी एक रिट पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है, वो 5 जजेस को रेफर हो गई है और उस पर बहस जारी है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अच्छा इस पर निकलने वाला है। और वैसे मेरे हिसाब में तो ये होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत है कि जो घोषणा पत्र है ये एफोर्डेबल पे होना चाहिए,
और जो घोषणा करके उसको पूरा ना करे। प्रत्येक मतदाता को ये एक कानूनी अधिकार मिलना चाहिए कि वो इसके उनको जो है उसके उनके खिलाफ जो पार्टियां उसको जारी करती हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। आप ये मानते हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस का जो इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो केवल लुभावने वादे और कुछ नहीं पूरे नहीं हो सकते इस वक्त कांग्रेस? मैं उम्मीद करता हूं और ये मैं तय करता हूं, ये मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तो 100 के 100% लुभावने वादे हैं। 30 से ऊपर महिलाओं को पेंशन देने की बात भाजपा ने भी की है और किसके भाजपा 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को पेंशन देने की बात नहीं, ये भारतीय सुन लीजिए, हाँ मेरी बात आ गई आपकी, बिल्कुल ठीक है। जो पेंशन देने के मामले में है, जो उन्होंने वादा किया है, बिना वादा किए ही पेंशन के मामले में जयराम जी का एक सुन लो आप, बिना वादा किए, पिछली बात कर रहा हूं, बिना वादा किए हुए पेंशन को बढ़ाने के मामले में जयराम जी का जो रिकॉर्ड है बहुत ही सुंदर है। महिलाओं की पेंशन बढ़ाई गई, सीनियर सिटीजन की पात्रता की उम्र घटाई गई, 60 साल से ऊपर पेंशन मिल रही है, नंबरदारों की पेंशन लगाई गई, पंचायत प्रतिनिधियों के जो मानदंड है वो बढ़ाया गया। जबरदस्त इनका रिकॉर्ड है, जबरदस्त रिकॉर्ड है। अगर इन्होंने कहा है तो उस रिकॉर्ड से मैच करवा, जबरदस्त रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, जो सोशल क्षेत्र में, सोशल एरिया ऑफ उसमें इन्होंने किया है वो बहुत ही लाजवाब है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हेल्थ के मामले में इसमें मदद करनी चाहिए आपको। आज 2 टाइम की रोटी का हर एक के पास जुगाड़ होता है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में जो गारंटी बिना वादे के जयराम सरकार ने दी है वो लाजवाब है। आज हिमकेयर का कार्ड जो 300 रुपए साल के में 5 लाख रुपए की गारंटी हर एक नागरिक की जेब में है, 5 लाख की गारंटी, 300 रुपए में 5 आदमी परिवार के उसमें कवर हैं और वो बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। अंशु भारत में से जो लोग बच गए थे उस पर ना तो किसी आय का चक्कर है, ना किसी आपको पॉलिसी ले रखी है उसका चक्कर है। जबरदस्त काम किया है, इतना जबरदस्त काम किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और सोलन के लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं मैं, 100 करोड़ रुपए की लागत से यहां पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, 70 बीघे जगह जयराम सरकार ने दी है और यहां के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप का उसमें बहुत बड़ा सक्रिय योगदान है, सक्रिय योगदान। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सुझाव है कि न्यूनतम शिक्षा और अधिकतम उम्र तय की जानी चाहिए। बीजेपी ने उसे लागू भी किया और ये सही बात है, हम भी मानते हैं। केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है, मोदी जी ने बहुत कानून बदले हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में वो इस पर विचार करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ऐसे उन्होंने लॉ कमीशन को कहा कि भाई हम ऐसे कानून जो है रद्द करेंगे जो अप्रासंगिक हो गए और ऐसे कानून लेके आएंगे जो प्रासंगिक हो गए। प्राथमिकता उनकी नीचे हो सकती है, प्राथमिकता उनकी नीचे हो सकती है। अभी तक प्राथमिकताओं में कितने कानून उन्होंने बदले? उन्होंने 3 तलाक जैसा कानून बदल दिया, उन्होंने 370 रद्द कर दी। इस विजन का आदमी है देश का प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं करेंगे? थैंक यू। आखिर में मेरा एक सवाल है आपसे रोजगार के ऊपर। धन्यवाद। आप पूर्व में मंत्री रहे हैं, इस समय भी आप वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, तो ये क्या चक्कर है अभी जो 70% एक रेशो रखा गया है नौकरियों के लिए, लेकिन अगर आप कंपनियों में जाएंगे तो 70% रेशो मुझे नहीं लगता अभी कहीं कामयाब है। तो इसको 100% क्यों नहीं कर दिया जाए ताकि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिले? देखिए बात ऐसी है, जो आप कह रहे हो, मेरा इससे मत अलग है। मेरा मत अलग है। मेरा मत ये है कि कोई भी ऐसा नियम बनाकर हम ऐसा ना करें कि हम उद्योग ही बंद करा दें यहाँ से। उसका कारण है कि हिमाचल का जो हमारा नौजवान है, हमारा जो कार्यकर्ता है, कुछ इस प्रकार की इंडस्ट्री है उसमें काम करने के लिए वो यूज टू नहीं है। जैसे धागा मिले हैं, जैसे कपड़ा मिले हैं, हमारा जो नौजवान है वहां पे काम करने के लिए वो कन्वर्सेंट नहीं है। वहां यूपी और बिहार का ही आदमी काम करेगा। आप उनको कहोगे जी 100% आदमी आप हमारे रखो हिमाचल के, हिमाचल का नौजवान वहां काम नहीं करेगा, वो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार के नियम लागू करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर समर्थक नहीं हूं। ये ठीक है कि हमारे को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल के लोकल लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ऐसी बात थोपना जिससे उद्योग ही बंद हो जाए वो मैं समझता हूं ठीक बात नहीं।